नमस्कार साथियों। स्वयंसेवक से प्रचारक तक की यात्रा और गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत देश के प्रधानमंत्री तक की यात्रा और वर्तमान समय में पहचान भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पे नाम है नरेंद्र मोदी, जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और यह एक ऐसा चेहरा है जो भाजपा और आरएसएस को बीते 22 सालों से लगता रहा कि ये व्यक्ति जहां पर होंगे वहां पर जीत की गारंटी है, यानी कहीं हार भी रहे होंगे तो वहां पर जीत की मुहर ये व्यक्ति लगा ही देंगे। बीते 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर और उससे पहले 13 सालों तक यानी 2001 से लेकर के 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जीत की गारंटी, हार पर जीत की मुहर, छवि ऐसी जो लार्जर देन लाइफ दिखाई देनी चाहिए। लेकिन क्या यह परिस्थिति वर्तमान समय में बिल्कुल पलट गई है? डर और खौफ जो है छवि का है। सामने राहुल गांधी खड़े हैं जिनकी छवि को लेकर के वर्तमान राजनीतिक सत्ता के भीतर कपकपी है, डर है। इस बात का डर है कि जिस पॉलिटिक्स को, जिस राजनीति को अभी तक वो करते आए, उसके सामने पहली बार रियल पॉलिटिक्स यानी सच्ची राजनीतिक आकर खड़ी हो गई है, जो इस देश के लोगों से जुड़ी हुई है। जो लेकिन राज्यों के चुनाव को लेकर के, जो लोकसभा के चुनाव को लेकर के राज्य के चुनाव एक ताबूत में कील ठोकने वाली एक ऐसी परिस्थिति है। तभी तो 5 राज्यों के भीतर सब कुछ छोड़ करके चुनाव प्रचार में खुद को और किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने समूची कैबिनेट के साथ, अपने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ खुद को भी झोंक दिया कि जीत चाहिए, हर हाल में चाहिए। और राज्यों में हार का मतलब है 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े न हो पाने की स्थिति में आ जाना, और खास तौर पर राजस्थान का किला तो हर हाल में जीतना है। और यह जीत की गारंटी पहले दिन से, क्योंकि कांग्रेस के भीतर टकराव जो है गहलोत और सचिन पायलट का है, और शायद इसीलिए भी वसुंधरा राज्य को दरकिनार कर दिया गया। इसीलिए दिल्ली में बैठी हुई सत्ता ने, भाजपा की सत्ता ने खुल करके कहा कि ना महारानी चलेंगी ना उनकी प्यादे चलेंगे। अपने तरीके से परिस्थितियों को बनाते हुए यह सोच की गारंटी के साथ कि जीत तो मिल ही जाएगी, गहलोत को वह नहीं हराएंगे, सचिन पायलट हरा देंगे। लेकिन यह परिस्थितियां धीरे धीरे जब छवि धूमिल होने लगती है तो जीता जागता चुनाव भी कैसे कोई हारने की दिशा में पहुंच जाता है। इन परिस्थिति आज आखिरी दिन जो चुनाव प्रचार के समय उभरती हुई सी दिखाई दिया। सवाल छवि का है, सवाल जो है प्रचार का है, सवाल प्रचार में प्रोपेगेंडा का है, सवाल इस प्रोपेगेंडे के भीतर अपनी छवि को बनाते हुए आगे बढ़ने का है, या सब कुछ जो है ध्वस्त हो जाने की है। आज हमको लगता है कि खौफ और डर एक ऐसा आ जाएगा, वह भी राहुल गांधी की उस छवि का जो भारत जोड़ो यात्रा से निकली, या फिर अभी वर्तमान समय में जो कुछ भी गढ़ा गया राहुल गांधी को लेकर के, अगर उसे नए तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी ने खड़ा किया तो अब डर किताब तक का आ गया। कोई किताब लिखेगा तो उस किताब को लिखने वाले की नौकरी चली जाएगी। जो राहुल गांधी के ऊपर लिखी गई एक किताब जो है, जो दयाशंकर मिश्रा की है, अंबानी के चैनल में काम करते थे, लेकिन जब कर रहे थे उस समय डेस्क पर बैठ करके उन्होंने जो कुछ भी समेटा सब कुछ इस किताब के भीतर लिख डाला। और जब ये किताब लिखी गई तो उनके सामने प्रस्ताव था, या तो किताब छापिए या फिर नौकरी लीजिए। इन्होंने कहा कि किताब छापेंगे। इसके हिस्सों के ऊपर आए, क्यों इसमें ऐसा जिक्र हुआ, इसकी चर्चा करें उससे पहले आज जरूरी है ऐसी कौन सी छवि है, कौन सी तस्वीर है जो इस दौर में प्रधानमंत्री को लगने लगा कि वह डगमगा रहे हैं। 2002 में देश के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो गुजरात पहुंच करके उन्होंने राजधर्म का पाठ वहां के मुख्यमंत्री को पढ़ाया था। और अब भारत देश के प्रधानमंत्री को एक नया पाठ नए तरीके से राहुल गांधी ने दिया है। यह सवाल पनौती का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पनौती तो खेल के मैदान का हिस्सा था, लेकिन राजनीतिक मैदान के भीतर यह परिस्थिति आएगी या फिर नहीं आएगी, इंतजार तो 3 दिसंबर का करना है। लेकिन पहले जरा उस छवि का चर्चा, जो एक ऐसी छवि जो भारत देश के भीतर अडानी के जरिए बन गई, जो भारत देश के भीतर लगातार नए तरीके से मैनिपुलेशन कैसे शेयर बाजार में कर रहे थे और उनके नाम के साथ क्या क्या कुछ जुड़ा, वह कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने चुप्पी उन पर नहीं थामी।
अमित शाह की पहचान भारत देश में एजेंसियों के जरिए है। किसे डराना धमकाना, किसकी चौखट के ऊपर पहुंच करके क्या कुछ करवाना है, यह पहचान लिए हुए अमित शाह की छवि राहुल गांधी ने दिखा। और नई छवि के भीतर दोहरी छवि प्रधानमंत्री मोदी का। एक एक जरा उस फहरिस्त को पलटे, उस छवि का, उस तस्वीर का जो इस दौर में वर्तमान समय में राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के सबसे कॉरपोरेट अडानी, गौतम अडानी को लेकर के गढ़ा है राहुल गांधी ने, वह भी खुलेआम चुनावी रैलियों के भीतर। भाइयों और बहनों, जेल कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दें, उसको डरा दें। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी, और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। ध्यान दीजिए, यह सीधी चोट जो है देश के प्रधानमंत्री को लेकर के नहीं है, यह सीधी चोट इस देश के भीतर जो आर्थिक गड़बड़ी हो रही है, जो लूट हो रहा है, जो एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके भीतर सामूहिकता का बोध सत्ता के भीतर कैसे समाया हुआ है, उसको उभारने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। यह छवि 2019 के भीतर जो चौकीदार चोर है के नारे के साथ बनाई गई और उभरने की कोशिश की गई, उससे हट करके है। लेकिन उस दौर में निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे। वर्तमान समय में लूट को लेकर के सत्ता के सामूहिक फन का हिसाब किताब राजनीतिक तौर पर चुनावी रैलियों के भीतर राहुल गांधी ने हवा में उछाल रहे हैं लगातार। लेकिन अगला सवाल कोई भी आपसे कहेगा कि इससे क्या होगा, और इससे क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर कुछ असर पड़ा? क्या वह यह मान करके चल रहा है कि राजस्थान तो हम जीत ही जाएंगे? और राजस्थान अगर जीतना शायद उनकी पहली और आखिरी जरूरत भी है, क्योंकि राजस्थान में मुकाबला गहलोत से है। अगर गहलोत से चुनाव हार गए हो तो इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी के सामने भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति राजस्थान के भीतर की राजनीति में आकर खड़ी हो गई है जहां शुरू में ही बिल्कुल लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही भाजपा चुनाव जीत जाएंगे। कुछ देर में मामला कुछ पलटा और लगा नहीं वसुंधरा राजे की जरूरत है, तब चुनाव जीत जाएगा। लेकिन एक ही पल में, एक ही झटके में जो हमले दर हमले शुरू हो गए, कन्हैया लाल से लेकर के उनकी हत्या के मद्देनजर, उसके बाद लालडरी, वैभव गहलोत, तमाम ऐसी परिस्थितियों में आते थे पहुंचते पहुंचते जब निजी हमले छवि को लेकर के बनाने और गढ़ने की होने लगे, तो इसमें सवाल यह था कि आखिर में खुद प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ गया कि हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे के बाद भी अगली जो लाइन थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, हम जीतेंगे, यह पहला शब्द था। उसके बाद का शब्द जो है आपको सुनना जरूर चाहिए। आज हमको लगता है ऐसा, इस शब्द में अपनी जीत नहीं, सामने वाला कौन खड़ा है और उसकी हार का मतलब क्या होता है, और उस हार के ऐलान करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। पहले इस आवाज को जरा आप सुनिए, इस रिकॉर्ड को। और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। तीन बात बहुत साफ। पहला,
राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला गहलोत से। दूसरा जो बात है, गहलोत भी अगर चुनाव ना हारे या फिर उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी ना हरा सके तो आने वाले समय में नहीं बल्कि अभी से ही यानी 3 दिसंबर से उल्टी गिनती पीएम मोदी सत्ता की शुरुआत हो जाएगी। और तीसरा जो आखिरी बात है, अगर इन परिस्थितियों के भीतर अगर भाजपा फंस गई तो फिर जो छत्रक है, जो सहयोगी हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश के हो या फिर वह राजस्थान के हो या फिर दिल्ली में बैठे हुए कद्दावर भाजपा के नेता क्यों ना हो, उनके भीतर आक्रोश पनपेगा और 2024 से पहले ही भाजपा के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा। लेकिन सवाल उसके आगे का है, उस रणनीति का है जो छवि से आगे निकल जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के दावे के बाद गढ़ी जाती है। और उस गढ़ी हुई राजनीति के भीतर में अशोक गहलोत जब खुले तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं कि चाहे छत्तीसगढ़ के भीतर महादेव एक का जिक्र हो, चाहे ऐप का जिक्र हो, चाहे राजस्थान के भीतर लाल डायरी का जिक्र हो, घबराहट कैसा? सरकार को तो जांच करवानी चाहिए, सब कुछ तो उसके पास है, सारी संस्थाएं, सारी एजेंसियां पास में है, सारे तौर तरीके, सारे हथकंडे उसके पास में, फिर जांच क्यों नहीं होता है? चुनाव में इस बात को उठाया भी गया और खुले तौर पर गहलोत जब इस बात का ऐलान करना चाहते वह चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कि अगर चुनाव जीते या हारे, दोनों परिस्थितियों के भीतर इसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से यह जांच होनी चाहिए कि लाल डायरी का मसला राजस्थान में कैसे खड़ा किया गया और किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से लगातार खड़ा किया गया, जबकि उसके अपनी कोई जमीन नहीं। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन पहले जरा इस बात को आप भी सुनिए। महादेव ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर, वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को। तो और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतते रहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करने रहते हो। तो फिर क्या चुनावी हार के डर से मुख्यमंत्रियों को भी अरेस्ट यानी गिरफ्तार करने का प्लान दिल्ली सत्ता ने बनाया हुआ है? यह सवाल और कोई नहीं बल्कि वर्तमान समय की गुजरात के मुख्यमंत्री राजस्थान तो क्या चुनावी हार के डर से मुख्यमंत्रियों को भी अरेस्ट यानी गिरफ्तार करने का प्लान दिल्ली सरकार ने बनाया हुआ है? यह सवाल कोई और नहीं बल्कि वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया। और ध्यान दीजिए तो इसी दायरे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आरोपों के कटघरे में इसी लिहाज से खड़े कर दिए गए कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी कराई जा सकती है, की जा सकती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका अपना सत्ता का राजनीतिक कैरियर 22 साल का है, उसको लेकर के पहली बार चुनौती जो है एक ऐसे राजनीतिक मैदान में एक ऐसे व्यक्ति से मिला है, एक ऐसे शख्स से मिला है जो उस छवि को ही बदल डाला, जिस छवि के आश्रय मुख्यमंत्री या फिर कहे प्रचारक से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर किया गया। और यह मुश्किल हालात इससे पहले
कभी भी नहीं थे, तो क्या वाकई 3 दिसंबर को ऐसा लगने लगेगा कि चुनावी मैदान के भीतर भी कोई पनौती हो सकता है? यह परिस्थितियां क्यों आ गई? और ये परिस्थिति अगर आ गई या आ रही है तो क्या एक नई परिस्थिति के साथ चुनावी राजनीति में चुनाव आयोग की आंखों का बंद होना है? कोई भी कुछ भी आरोप किसी के ऊपर भी लगाए वो खामोशी बढ़ती, और आखिर में जब सत्ता ही कटघरे में खड़ी नजर आने लगी तो ऐसे में चाहे इलेक्शन कमीशन का दरवाजा भाजपा ही क्यों ना खटखटाए, उसकी आवाज जो है नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हवा के रुख को वह भी समझ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि जरा आप ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम रैलियों के भाषण में जिक्र हर बार जो है कांग्रेस और उनके नेताओं के चोर होने का संदेह को लेकर के बार बार किया गया। मूर्खों का शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, उसके सरदारों का जिक्र किया गया। और जब ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने, जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में 48 घंटे पहले 751 करोड़ रुपए जो यंग इंडिया जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जिसके नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता है, उसकी संपत्ति जब्त की, तब भी ये सवाल था। उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा तो ईडी ने 5 दिनों तक राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी, और पूछताछ के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक लंबा पूरा इस राजनीतिक का सफर है जिसके दायरे में, जिसके भीतर और जिससे पहले राज्यों के चुनाव आकर के खड़े हो गए, और 6 महीने के कम समय में लोकसभा के चुनाव है। अब यहाँ पे पहला संदेश जो बनता है, क्या राज्यों के चुनाव जो चुनाव के बाद भी लोकसभा के चुनाव आने से पहले, क्या इन दोनों परिस्थितियों के बीच का भाषण जो है, क्या प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जब जिक्र कर रहे थे रैलियों के भीतर कि किसे गिरफ्तार किया जाएगा, किसे छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी परिस्थिति भारत देश के सामने आने वाली है क्या, जिससे 2024 को लेकर के जीत की गारंटी लगातार जुड़ी हुई है? यह सवाल उठता है। लेकिन इसका अगला जो सवाल जो उठता है आज, जब घबराहट का है, जो घबराहट जब सत्ता में होती है तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके खिलाफ कुछ भी कहा जाए, कुछ भी बोला जाए, उसके खिलाफ कुछ भी लिखा पढ़ा जाए। तो जो किताब लिखने वाले व्यक्ति, जो नौकरी इसलिए भी गंवानी पड़ी क्योंकि वो किताब जो है राहुल गांधी के ऊपर लिखा गया था, और राहुल गांधी की लिखी गई किताब मंजूर नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लिखी गई किताब मंजूर है। यानी जिस ग्रुप के भीतर से ये व्यक्ति को हटा दिया गया, जो इसके लेखक पत्रकार हैं, उसी ग्रुप के भीतर दूसरे लेखक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब लिखा, लेकिन उन्हें किताब लिखने की इजाजत, उनकी मौजूदगी अमेज़न के भीतर किताब बिकता हुआ आने वाले समय में उसका उद्घाटन भी होगा, जिसे विमोचन कहते हैं हम लोग। लेकिन इस किताब को लेकर के नौकरी चली गई। इस किताब के भीतर ऐसा क्या था जो राहुल गांधी के ऊपर लिखा गया? एक सफर है किताब के भीतर, जो भारत देश के भीतर अन्ना आंदोलन और उससे पहले जो दिल्ली के भीतर एक संस्थान के भीतर ब्लैक मनी को लेकर के सेमिनार हुआ, वहां से शुरुआत होती है। विवेकानंद फाउंडेशन के भीतर किस तरीके से ब्लैक मनी को लेकर के एक सेमिनार हो जाता है, और उनमें जिन लोगों की मौजूदगी होती है, वह मौजूदगी का पूरा सफर भारत देश के भीतर अन्ना आंदोलन से जुड़ जाता है। जो विवेकानंद फाउंडेशन है वह भाजपा और आरएसएस के लोगों से जुड़ा जाता है। उसमें जो लोग शरीक हुए वह अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े, उन्होंने दिल्ली की सत्ता हाथ में ले लिया। जो संस्थान से नहीं जुड़े हुए थे, धीरे धीरे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और उसके बाद जो है भारत देश की राजनीति के भीतर बहुत बड़ा बदलाव कैसे लाया गया, और जो जो घटनाएं भारत देश के भीतर होती चली गई, उसका पूरा एक स्वरूप, एक पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार है, जो हम आपको उसकी चर्चा करेंगे। उसकी वर्तमान समय में जो एक गले की फांस आखिर राहुल गांधी के ऊपर भी लिखना क्यों बन गया, उससे पहले जो है आपको आज लगता है एक और उस चुनावी रैली का एक जिक्र कर देते हैं, जिसको पहले इलेक्शन में या फिर 1952 का जो इलेक्शन था उसमें 1951 के भीतर नेहरू ने जो किया था, जो कहा था अपने मतदाताओं के सामने खड़े होकर के, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मार्च के महीने में इसी साल राहुल गांधी ने कही कि संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद इन दोनों का जिक्र इस किताब के भीतर था, और उसे बहुत बाखूबी तरीके इसका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि नेहरू ने इलाहाबाद की चुनावी रैली के भीतर 12 दिसंबर 1951 में एक किताब है नेहरू मिथक और सत्य, ये पीयूष गोखले का किताब होता है, उसके
हिस्सा छोटा सा इस किताब में दिया गया कि नेहरू क्या कहते थे। नेहरू कहते हैं कि शान से अपना काम किया, आजादी की मशाल कभी नहीं बुझेगी, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। अब जबकि एक अरसे बाद मैं यहाँ इलाहाबाद में आपके सामने खड़ा हूं, तब भी मैं आपसे यह नहीं कह सकता हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, इसीलिए मुझे वोट दीजिए। मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि आप अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा। आपको वोट देना है तो दीजिए, अन्यथा नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं। मैं यहाँ वोटों की भीख मांगने नहीं आया हूं। पराई मेहरबानी, यह बात अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, चाहे वह इलाहाबाद हो चाहे कोई दूसरा जगह, मैं कहीं भी ना तो अपना बचाव करूंगा ना वोट देने की अपील करूंगा। यह बिल्कुल अजीब बात है कि जब मैं अपना पूरा जीवन जनता की सेवाओं में बिता दिया और काफी अच्छा काम किया और कुछ गलतियां भी की, तो अब जो है जब मेरी जिंदगी के चंद साल बाकी है तो मैं झूठे वादे क्यों करूं। यह नेहरू कह रहे थे 1951 के भीतर, और इससे पहले इस देश के भीतर नेशनल गवर्नमेंट बनी थी जिसमें हर कोई शामिल था, हर धारा के लोग शामिल थे, हिंदू महासभा के व्यक्ति भी उसके भीतर शामिल थे, अंबेडकर भी उसमें शामिल थे, सोशलिस्ट भी उसके में शामिल थे, कम्युनिस्ट भी शामिल थे। और पहला चुनाव हो रहा था तब नेहरू इस बात का जिक्र कर रहे थे। कमोबेश इसी तरीके की राजनीति को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 मार्च 2023 को, जब संसद संस्था रद्द हो जाती है, उसके बाद कर देते हैं। और वो क्या कहते हैं, उनका कहना था, मैं संसद का सदस्य रहूं या न रहूं, नहीं रहूं या फिर मुझे जेल में ही क्यों न डाल दिया जाए, लोकतंत्र की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा नाम सावरकर नहीं है, गांधी है, और गांधी माफी नहीं मांगता। मैं सवाल पूछता रहूंगा, इन लोगों से कोई डर नहीं लगता मुझे। यह सोचते हैं कि अयोग्य ठहरा करके, डरा कर, जेल में डाल करके आवाज को बंद करा सकते हैं, तो यह नहीं हो सकता। मेरा ऐसा इतिहास नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र में लड़ाई लड़ता रहूंगा। यह एक छवि जो खुद को गढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि वर्तमान सत्ता को लोकतंत्र के कटघरे में खड़ा करके इस सवाल को पूछने की है, क्या भारत देश में संविधान का राज है या फिर नहीं है, कानून का राज रेंगता है या फिर सत्ता अपनी परिभाषा के हिसाब से जो मन चाहे फैसला कर लेती है। और शायद इसीलिए भी इस किताब की महत्ता, जो किताब जो राहुल गांधी पे हुआ, जो किसी भी डिजिटल फॉर्म में काम कर रहा है या न्यूज चैनल में काम कर रहा है, उसके सामने से सारी घटनाएं गुजरती चली गई। शायद इसलिए भी यह जो किताब है उस प्रधानमंत्री मोदी के पूरे काल की उस यात्रा को आपको समझा सकता है, जिसमें पत्रकार की भूमिका क्या रही है, न्यायपालिका की भूमिका क्या रही है, भारत देश के संस्थानों की भूमिका क्या रही है, भारत देश में लिंचिंग क्यों हो रही है, राजद्रोह के मामले किन के ऊपर ठोके जा रहे थे, भारत देश के भीतर में भीड़ की हिंसा के साथ साथ गुजरात में दलितों की पिटाई हो रही है। रोहित वेमुला का जिक्र कर लीजिए, कितना वो अकेला सख्त जेएनयू में भीतर राजद्रोह का आ जाना, किस तरीके से गोडसे का उफार होना, सांप्रदायिकता का सावरकर से संगोल तक चले जाना, नफरत का आना, मणिपुर पर खामोशी बरतना, महिला खिलाड़ियों को लेकर के चुप्पी साधना, और इन सारे परिस्थितियों के भीतर जो संस्थानों का खत्म होना है, उसमें नोटबंदी हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, पेगासस हो, पीएम केयर्स हो, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी हो, सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को हटाना हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, हर चीज का जिक्र सिलसिला मतलब एक एक करके घटना के तौर पे इसमें किया गया। और एक इसमें जो एक और सवाल जो बनता है, क्या राज्यों के चुनाव में लोकसभा के चुनाव से पहले एक ऐसी नई जमीन तैयार हो गई है जिसके भीतर सफर करना तो दूर की बात है, जिसमें उड़ान भरना वर्तमान सत्ता के लिए मुश्किल होने वाली है। इसीलिए राजस्थान के किला उन्हें बचाना, हर हाल में बचाना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में जिक्र किया कि मैं गारंटी ले रहा हूं, कभी गहलोत की सरकार अब नहीं बनेगी। और यह गारंटी का मतलब साफ है कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है राजस्थान के भीतर, तो जो जमीन, जो छवि के जरिए भारत
देश में जो बिगड़ चुकी है उसको गढ़ने का काम शुरू हो जाएगा, यह सवाल ऐसा हो सकता है। लेकिन आपसे जो हम आखिरी सवाल पे जो बात करना चाहते हैं वो भारत देश के दो संस्थानों से जुड़ी हुई है, जो सीधे सीधे विपक्ष और सत्ता की अपनी छवि को बनाता या फिर बिगाड़ता है। उसमें पत्रकार है और न्यायपालिका है। न्यायपालिका में आप याद कर लीजिए 2018 के भीतर 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, याद आप कर लीजिए गोगोई का राज्यसभा के भीतर जाना, कानून मंत्री रिजिजू को भारत देश के जजों को धमकी देना, और जब ये सारी परिस्थितियां आते चली जाए तो एक ही झटके में आप याद कर लीजिए 25 नवंबर 2018 की तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक निमंत्रण भेजा था उनको अंतर्राष्ट्रीय जजों का बैठकों का। वो चुनावी सभा करके वहीं पे पहुंचे और रात के 10:30 बजे तक पहुंचे रहे। चैम्बर 1 में भी पहुंचे, जो चीफ जस्टिस का चैम्बर होता है, वहां बैठ करके चाय भी उन्होंने पिया। और सामान्य तौर पर चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती नहीं है, लेकिन हुई। प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं होती, लेकिन उनसे नरेंद्र मोदी से हुई। और अयोध्या को लेकर के फैसला आना था, राफेल को लेकर के फैसला आना था भारत देश के भीतर। और यह एक ऐसी स्थिति है। दूसरा जो एक और छवि का जिक्र पत्रकार के जरिए इसलिए भी कर रहे हैं, जो दुकान में तब्दील होते हुए इस दौर में आज तो किसी और ने देखा समझा और परखा नहीं। पीवीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा, एनडीटीवी के ऊपर बिकना, जो मुखर आवाज थी उसको बंद कर देने की पूरी प्रयास, जो विज्ञापनों के जरिए कितना पैसा दिया गया, इसका जिक्र इस किताब के भीतर भी किया गया, जिसमें यह बताया गया 2014 से 2022 तक प्रिंट मीडिया को 3,230 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 3,260 करोड़ रुपए दिए गए, यानी 3,320 करोड़ रुपए, 3,260 करोड़ रुपए दोनों मिला दीजिएगा आप, तो करीब 6,500 करोड़ रुपए विज्ञापनों के लिए 2022 के जो दिसंबर महीने तक दिया गया 2014 से। एक छोटे छोटे सवाल इनके भीतर नून रोटी को लेकर के रिपोर्ट सरकार नहीं बर्दाश्त कर पाते। सरकार कोई पूछा सवाल अगर कोई पूछे तो यह भी बर्दाश्त नहीं होता कि रायबरेली के भीतर क्या या फिर अमेठी के भीतर उसमें स्मृति ईरानी से सवाल किया गया कि जिसने पूछा उसको नौकरी से उसे निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में नया सिंह राठौड़, यूपी में काबा, उसको भी नोटिस दे दिया गया। ये तमाम परिस्थितियां क्या कहती है? इस दौर में जो छवि गढ़ी जाती है, उस छवि गढ़ने की राजनीतिक जमीन के भीतर एक ही झटके में उस नकाब को उखाड़ दिया जो अब तक बनाया जा रहा था। और शायद यही वह संकट जो है, जो 22 सालों के कैरियर में इससे पहले कभी भी नहीं आया और इस बार आ गया, तो हालात जो है मुश्किल है। और यही डर जो है सत्ता के भीतर है, सत्ता के जहन में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद,